हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी क्योंकि एचटेट में अब बहुत ही कम टाइम बच गया है भाई। और मैंने कुछ चैप्टर यहाँ पे करवा दिए हैं और अपने कुछ चैप्टर रहते हैं। कलर रिलेशन हो गया था, उससे पहले सेट भी करवा दिया है, बाइनोमियल भी करवा दिया है और सीक्वेंस एंड सीरीज भी करवा दिया, उसमें एपीजीपी भी करवा दिया है, ट्रायंगल्स करवा दिया है और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी कर लिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर दिया है। तो अब जो रह गए हैं, जो मेन चैप्टर है, एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेन है जो अभी रहता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेन है जो अभी रहता है मेन, और एक फिर रह जाएगा 3D रह जाएगा और स्टैटिक्स रह जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं पेपर से बहुत 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 पहले सिलेबस खत्म करवा दूंगी, तो आप बस इनको बार बार रिवाइज करिए और क्वेश्चन पे अप्लाई करिए। ठीक है, चलो फिर आज करते हैं। आज हमें फंक्शन करना है। चलो भाई, हमें करना है आज फंक्शन। ठीक है, हमें फंक्शन स्टार्ट करना है। सबसे पहले आएगा फंक्शन होते क्या है। फंक्शन अपने पास क्या होता है, जैसे हमने एफ से डिनोट कर लिया यहाँ पे फंक्शन ए से बी पे है। ठीक है, ए कोई भी एक सेट रहेगा, बी एक सेट रहेगा। एक सेट से लेकर दूसरे सेट के ऊपर अगर हमने एफ अप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास फंक्शन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन के लिए ये क्या रहेगी, डोमेन रहेगी। ये क्या रहेगी, डोमेन रहेगी। और ये क्या होती है, ये कोडोमेन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कोडोमेन होती है। ये एक फंक्शन रहेगा जो एक सेट से दूसरे सेट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये इस सेट की क्या रहेगी, ये सेट ही होना जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे इंटरवल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो इस जो मैपिंग को, ये अपने पास क्या है, ये एक मैपिंग है। ये एक मैपिंग है। इस मैपिंग को हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन कहेंगे। ठीक है भाई, इस मैपिंग को क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। और इसके लिए ये क्या रहेगी, ये डोमेन रहेगी और ये कोडोमेन रहेगी। लेट अस सपोज दैट ये डोमेन है, ठीक है, और ये मेरी कोडोमेन है। ये है कोडोमेन। ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा जिसके ऊपर भी मैप होगा, यानी कि ये इस सेट की रहेगी रेंज। ठीक है, ये इस फंक्शन की रहेगी रेंज। ये डोमेन होगी। इसका मतलब ये फंक्शन ऐसे उठाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे आएगा। ये जो वाई है ये किसके अंदर होगा, सी के अंदर तो होगा ही, कोडोमेन के अंदर, लेकिन वो आर के अंदर होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो आर के अंदर, ये रेंज होगी इस फंक्शन की। और ये जो वैल्यू आएगी ये कहाँ से आएगी, डोमेन से। ये वैल्यू लेगा डोमेन से, वैल्यू किसकी प्रोवाइड करेगा, रेंज की। ठीक है, जो भी एलिमेंट होंगे वो किस में जाएंगे, रेंज में जाएंगे। क्लियर है इतना, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। इस एफ को क्या बोलेंगे हम, फंक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया इतना, ठीक है भाई। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आता है, सबसे पहले आता है एल्जेब्राइक फंक्शन। नंबर 1 पे आता है एल्जेब्राइक फंक्शन। सबसे पहले है अपने पास एल्जेब्राइक फंक्शन। कैसे फंक्शन होंगे एल्जेब्राइक, तो वे कैसे होंगे एल्जेब्राइक फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप के होंगे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय में एक्स प्लस 1, यानी कि उसके अंदर एल्जेब्रा यूज होना चाहिए, प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी यूज हो सकता है, तो वो जो भी यूज होगा उसको बोलते हैं एल्जेब्राइक फंक्शन। क्लियर है। दूसरा जो रहेंगे फंक्शन, वो कैसे फंक्शन होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट अपने पास होते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन डिनोटेड बाय में पी एक्स होंगे। हाँ, पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होंगे, जिससे पोलिनोमियल बन रही हो, जैसे एक्स की एन मैंने ए एन बना दिया, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन में ए नोट तक चली गई। ठीक है भाई, तो ये अपने पास पोलिनोमियल हो जाएगी। पोलिनोमियल की डिग्री अगर निकालनी आ जाए तो ये अपने पास डिग्री कितनी होगी, एन होगी। इफ अगर अपने पास ए एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। क्लियर है। नंबर ऑफ टर्म मैंने बताया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है पोलिनोमियल के अंदर, एन प्लस 1 हो जाएगी अगर एन डिग्री की पोलिनोमियल है। ठीक है, फिर अपना आता है रैशनल फंक्शन। थर्ड अपने पास क्या होता है, रैशनल फंक्शन। जैसे रैशनल नंबर लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्स बाय में क्यू एक्स, ये दो पोलिनोमियल होगी, पोलिनोमियल बाय में पोलिनोमियल हो जाएगी, और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स,
किसी भी x के लिए qx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, किसी भी x के लिए, फॉर एनी x या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन के किसी भी x के लिए qx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। px बाय में qx क्या होगा, रैशनल फंक्शन होगा। px इज ए पोलिनोमियल, qx इज ए पोलिनोमियल, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इरेशनल फंक्शन, फोर्थ अपने पास आता है इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन कैसा होता है भाई, इरेशनल फंक्शन होता है जैसे मैंने √2 + 1 ले लिया, x की पावर 1/3 + 1 बाय में x स्क्वायर ले लिया, ठीक है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो छोड़ो इसको, x स्क्वायर + 1 कर लो, ठीक है। √x + में 1 हो गया, x की पावर 1/3 + 1 बाय में x स्क्वायर + में 1 हो गया। इस टाइप के जो फंक्शन हो गए ये अपने पास कैसे होते हैं, इरेशनल फंक्शन। क्लियर है भाई, कैसे होते हैं इरेशनल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट भाई ट्रांसीडेंटल फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अलजेब्राइक किए हमने, रैशनल किए, पोलिनोमियल किए, नेक्स्ट आएंगे ट्रांसीडेंटल फंक्शन। दो ही टाइप के होते हैं फंक्शन वैसे तो, अलजेब्राइक फंक्शन एक हमने लिखा था अलजेब्राइक फंक्शन, और अलजेब्राइक के अंदर पहला था अलजेब्राइक। अलजेब्राइक के अंदर मैंने कौन कौन से करवाए हैं, एक तो मैंने करवाया है अलजेब्राइक फंक्शन बताई दिए थे, उसके अंदर मैंने करवाया पोलिनोमियल, और दूसरा हमने क्या किया था, पोलिनोमियल किया और रैशनल किया और इरेशनल किया, है ना। ये तीन टाइप हमने किस में किए हैं, अलजेब्राइक फंक्शन में। और अलजेब्राइक फंक्शन जिसके अंदर अलजेब्रा यूज हो वो डिवीजन में हो सकता है, रैशनल नंबर में कैसे होता है, डिवीजन में होता है, इरेशनल नंबर में पावर्स में होता है, और पॉलिनोमियल में इंटीग्रल पावर होती है। क्या होती है, वेरिएबल की इंटीग्रल पावर होती है। इसमें क्या होता है, px बाई qx टाइप का होता है, और इरेशनल में क्या होता है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, x की पावर 2/3 टाइप के जो होंगे वे इसमें होते हैं। दूसरा अपने पास आता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। कैसे आता है, दूसरा जो रहेगा वो रहेगा ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है भाई। जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन है उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो रहेगा उसके अंदर रहेगा, ट्रांसीडेंटल फंक्शन के अंदर कौन कौन से आएंगे, उसके अंदर आएंगे भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, और आएंगे हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक, और कौन से आएंगे, हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंट, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और हाइयर फंक्शन भी लिख लो, और हाइयर फंक्शन, ठीक है। हाइयर फंक्शन भी आ जाएंगे, हाइयर फंक्शन आएगी, इनवर्स फंक्शन आएंगे, लॉगरिथम फंक्शन आएंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे। क्लियर हो गया। तो ये किस तरह टाइप के हो गए, 6 टाइप के आएंगे ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ये कैसे होते हैं, ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल में एक्सपोनेंशियल। जैसे हम एक एक को अब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहला कौन सा आया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहला आया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है भाई। पहला अपने पास कौन सा आया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर क्या आता है, e की x टाइप के जो होते हैं ना, वो e की पावर x हो गया, e की पावर -x हो गया, e की पावर x स्क्वायर हो गया, e की पावर -x स्क्वायर हो गया, e की x की क्यूब हो गया, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो e की पावर में लिखे जाते हैं वो सारे फंक्शन कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। क्लियर हो गया, ये क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब यहाँ यहीं पे साथ साथ में मैं आपको इनकी डोमेन के बारे में और बता देती हूँ। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसा जाता है, e की पावर x की बात कर रही हूँ मैं, e की पावर x का। तो इसकी जो डोमेन रहेगी ना वो तो रियल नंबर रहेगी, डोमेन क्या हो सकती है, रियल नंबर। लेकिन इसकी रेंज जो रहेगी ना वो अपने पास कहाँ हो सकती है, 1 to infinity या 0 to infinity। ये अप्रोच करता है 0 को, ये है ना कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। तो इसकी जो रेंज आएगी वो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो रेंज आएगी यहाँ से तो अपने पास 1 to infinity आएगा, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसकी रेंज क्या आ रही है, ओपन इंटरवल 0 to infinity। कभी भी ये 0 नहीं लेगा,
कभी भी e की x जीरो वैल्यू नहीं देगा। ठीक है भाई, क्लियर है। और डोमेन हम क्या ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं। ऊपर रह रहा है फंक्शन तो नीचे तो कभी वैल्यू ही नहीं आ रही नेगेटिव वाली तो। ठीक है, फिर अपने पास ये e की x है, मैंने अगर ये कर दिया, ये हो गया e की पावर माइनस एक्स, ये होता है e की पावर माइनस एक्स। अब इसी चीज को पलट दो, यहाँ कुछ ऐसी तरह, इस तरह होगा, ये e की x है तो ये क्या हो जाएगा माइनस e की x। इस चीज को पलट दो तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स। सिमिलरली इसकी जो रेंज रहेगी ये नीचे वाली हो जाएगी इन दोनों की, और इन दोनों की रेंज जो रहेगी वो 0 to इन्फिनिटी ही रहेगी। क्लियर है भाई, इतना इतना क्लियर है। ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। साइन एक्स होता है, कोस एक्स होता है, और टेन एक्स होता है, कोट एक्स होता है, सीकेंट होता है, और कॉसिकेंट एक्स होता है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो अपने पास डोमेन होती है, साइन और कोस की रियल नंबर होती है। टेन और कोट की डोमेन क्या होती है भाई, टेन और कोट की डोमेन क्या होती है, और सीकेंट और कोसिकेंट की डोमेन क्या होती है। इसके वे सारे के सारे पॉइंट हटा देंगे जहां पर क्या हो रहा है, टेन और कोट के अंदर तो क्या होता है साइन और कोस। इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। टेन और कोट की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, है ना। और इन दोनों की क्या होती है, इन दोनों में क्या होता है, सॉरी क्लोज होगी क्या, क्लोज तो होगा ही नहीं ग्राफ, एक मिनट। 1 1 on 2 के लिए होती है ना, वो तो अलग अलग, 1 1 on 2 नहीं होगा, अलग है ये तो। चलो डोमेन के अकॉर्डिंग तो हमें वहां करना है कि डोमेन पे 1 1 on 2 के लिए करना, वो तो अलग अलग होगी। साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट जो होते हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं भाई, साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक, यही होते हैं ना। फिर आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया, कोस हाइपरबोलिक एक्स होगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स हो गया, और कोट हाइपरबोलिक एक्स हो गया, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स हो गया, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स हो गया, और टेन हो गया, कोट हो गया। हाँ, ये 6 अपने पास हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। तो ये अपने पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। हमें बस ये पता होना चाहिए ये कौन सा, ये पूछ लिया जाए कि हाइपरबोलिक फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है, मैंने उसके लिए बताया है ये। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है, हाइपरबोलिक हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये तो हम पूरा पढ़ चुके हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो कौन से होते हैं भाई, साइन इनवर्स एक्स होगा। 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सारे के सारे साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाया है तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, और कोट इनवर्स हो गया, सीकेंट इनवर्स एक्स हो गया, कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो गया, कोई रह गया, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन कोट, और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ये होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक होता है इनवर्स फंक्शन, वो आगे करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन क्या होता है, ये अपने पास, ये वैसे मैं पूरा चैप्टर करवाऊंगी लोगरिथम का। ये होता है log x, इसका बेस होता है e। अगर अपने पास ये ले लिया जाए log 10x तो इसका बेस 10 हो जाएगा अपने पास। अगर अपने पास log x 10 ले लिया जाए तो इसका बेस अपने पास क्या हो जाएगा x। तो इसको लिखेंगे कैसे, log 10 बाय में log x। एंड सिमिलर वे इसको कैसे लिखेंगे, log x बाय में log e। ये कुछ फॉर्मूले भी है, मैं कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगी log का। छोटा सा चैप्टर है 15-20 मिनट का, तो हम वो करेंगे। फिर आता है हाइयर फंक्शन। हाइयर फंक्शन में क्या होता है भाई, तुमने जी एन एक्स पढ़ा होगा, ये हाइयर फंक्शन होते हैं। और तुमने एच एन एक्स, ये हायर क्लासेज में आते हैं, तो ये इनको बोलते हैं हायर फंक्शन। ये हायर फंक्शन भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी, और लोगरिथम भी, ये सारे के सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं। अब है ना, बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं इनको तो ये भी नहीं पता कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है,
ये ना +2 तक जो टीच करते हैं स्कूल में, वहाँ पे इतना ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्राइक के बारे में आता नहीं है, हायर क्लासेज में ही आता है। तो इस वजह से वो कभी इस चीज़ को लर्न ही नहीं कर पाते कि ट्रांसेंडेंटल क्या होता है और अलजेब्राइक क्या होता है। इसी वजह से मैंने इसकी क्लासिफिकेशन लिया है। फंक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा देती हूँ। फंक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं अलजेब्राइक फंक्शन, एक होते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। एक होते हैं अलजेब्राइक फंक्शन, एक होते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। जो अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं वो अगेन 3 टाइप के होते हैं। अपने पास एक होती है पोलिनोमियल, एक होता है रैशनल फंक्शन और एक अपने पास होता है इरेशनल फंक्शन। उन्हीं में से कोई एक होगा। अगर वो अलजेब्राइक फंक्शन है तो कैसे होगा, या तो वो पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल होगा तो कैसे होगा, x+1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगी। अगर सीधा ये लिख रखा है कि f(x) = में 1, ये आया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट फंक्शन। और इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो वो फंक्शन कैसे हो जाएगा, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल भी तो बोल सकते हैं इसको। तो ये अपने पास 0 डिग्री की पोलिनोमियल हो जाएगी। कॉन्स्टेंट तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री की पोलिनोमियल हो जाएगी, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना x⁻0 मल्टीप्लाई में। तो ये अपने पास क्या होती है, 0 डिग्री की पोलिनोमियल हो जाएगी। तो अपने पास या तो वो पोलिनोमियल होगी या फिर वो क्या होंगे, रैशनल फंक्शन होंगे, यानी पोलिनोमियल बाय में पोलिनोमियल होंगे। और वो सारे के सारे पॉइंट हटा देंगे जहाँ पे नीचे जो बन रहे हैं हम px/qx लिख रहे हैं, जहाँ पे qx 0 हो रहा है वो सारे पॉइंट हटा देंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन भी कैसा होता है, अलजेब्राइक होता है, क्योंकि x की पावर क्या होती है, उसमें इंटीग्रल नहीं होती बल्कि क्या होती है, रैशनल पावर होती है। तो वो अपने पास क्या होता है, इरेशनल। अगर किसी x की पावर अपने पास रैशनल आ जाएगी तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल पोलिनोमियल हो जाएगी। तो वो जो होते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। नेक्स्ट अपने पास आता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बहुत टाइप के होते हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में अपने पास ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसेंडेंटल में काउंट होती है। इनवर्स अगर ट्रिग्नोमेट्री ही उसमें है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी ट्रांसेंडेंटल होगी। ठीक है, फिर अपने पास आता है इसमें एक्सपोनेंशियल हो गया, हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और हाइपरबोलिक फंक्शन, ये तीनों क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंटल। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया तो उसका इनवर्स भी, यानी कि लोगरिथम फंक्शन उसी का इनवर्स है, लोगरिथम भी किसमें होगा, इसी में होगा। फिर एक अपने पास आता है हायर फंक्शन। क्लियर हो गया भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि उसमें साइन कोस थीटा ये आते हैं 6 के 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका उल्टा क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कहाँ आते हैं, फिर ट्रांसेंडेंटल होंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन में भी हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो हाइपरबोलिक फंक्शन भी क्या होंगे, ट्रांसेंडेंटल होंगे। अगर अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रांसेंडेंटल है तो उसका इनवर्स कौन बनेंगे, लोगरिथम फंक्शन। तो लोगरिथम फंक्शन भी क्या होंगे, ट्रांसेंडेंटल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन। मैंने आपको डोमेन क्लियर कर दिया है, रेंज क्लियर कर दिया है, कोडोमेन क्लियर कर दिया है, और अब हम कर रहे हैं इवन फंक्शन। नेक्स्ट अपने पास आएगा, एक होता है इवन फंक्शन EVEN, एक होता है इवन फंक्शन और एक अपने पास होगा ओड फंक्शन। ठीक है भाई, देखो अगर मैंने f(-x) लिया और वो अपने पास f(x) आ गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया f(x) = x², और नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दे दिया f(x) = 2x। ये मत समझना कि अगर आगे 2 लगा हुआ है तो वो इवन फंक्शन होगा, नहीं। आप f(x) की जगह -x पुट करो और वो f(x) आ जाए तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ये अपने पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, डोमेन, यानी कि फंक्शन की जो डोमेन होगी उसके हर पॉइंट के लिए f(-x) क्या आना चाहिए, f(x) आना चाहिए। तो f(x) = x²। अब देखना इसमें x के जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उठा के -x पुट कर दो। x यहाँ है तो मैंने -x किया और एज इट इज किया, माइनस का स्क्वायर तो क्या होता है यही, और ये क्या आ गया अपना f(x), तो -f(x) आ गया, तो ये फंक्शन क्या रहेगा, इवन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर से मल्टीप्लाई होने से फंक्शन इवन नहीं होगा। जैसे पुट करना इसमें f(-x), तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है, तो -2x, तो माइनस एज इट इज, ये वैल्यू किसकी है, f(x) की, तो ये क्या आ गया अपने पास, ओड फंक्शन। ये क्या है, ओड फंक्शन। क्लियर हो गया। यहाँ ओड नंबर से मल्टीप्लाई होने से भी ये फंक्शन ओड नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते ओड से मल्टीप्लाई होने से ओड होता है। जैसे अगर मैं इसकी जगह ये लिख लूँ f(x) = में 3x हो गया, ये फंक्शन इवन फंक्शन है, जबकि ओड नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है। तो ओड नंबर से मल्टीप्लाई होने से फंक्शन ओड नहीं होता, पावर से होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने पास इसकी डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स के लिए, तो वो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। और ओड फंक्शन के लिए होता है एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करूँ मैं और माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो कैसा फंक्शन होगा, ओड फंक्शन होगा। क्या होगा, ओड फंक्शन। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन के लिए अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर जाता है तो कैसा होगा, ओड फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल आप एक तो ये लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्या है, ओड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इसमें लिख लो, इवन फंक्शन। और यहीं पे और एग्जांपल लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख लो, कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल और लिखो भाई इवन फंक्शन के लिए। मैं एग्जांपल लिखवा रही हूँ अब इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के। ठीक है, पहले लिखो इवन फंक्शन के एग्जांपल, पहले लिखो एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन के एग्जांपल लिखो, मोड एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन फंक्शन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। मोड एक्स आ जाए तो भी इवन फंक्शन होगा, कोस एक्स आ जाए इवन फंक्शन होगा, सीकेंट एक्स आ जाए इवन फंक्शन होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इवन फंक्शन। क्लियर है इतना। ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाए, ये भी क्या होगा, इवन फंक्शन, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ओड फंक्शन का लिखना हो, ओड फंक्शन का एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एक्स आ जाए, 5x आ जाए, 2x प्लस 1 आ जाए, ई की पावर x आ जाए, ई की पावर x नहीं, ओड नहीं होगा, ओड नहीं होगा, सॉरी एक्स की क्यूब आ जाए। ठीक है, ये ओड होगा। साइन एक्स आ जाए, ओड फंक्शन होता है। 10x आ जाए, ओड फंक्शन होता है। और कोसिकेंट एक्स आ जाए, ओड फंक्शन होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओड फंक्शन होते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर हो गया, क्लियर है इतना। ठीक है, नेक्स्ट भाई, एक नोट बना के लिखो, नोट, एनी फंक्शन is always written sum of even function and odd function। ठीक है भाई, जैसे अपने पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैं इसको लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय में 2। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको बोलेंगे। ये अपने पास क्या होता है, एक मिनट, सॉरी, इसमें ये नहीं लिखना, ये लिखना आपको कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बनेगा ये मेरे पास बनेगा इवन फंक्शन। ठीक है, किसी भी फंक्शन का अगर मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये कहे कि इसका इवन फंक्शन लिखो तो दैट इज द इवन फंक्शन। और अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, ओड फंक्शन लिखना हो तो इसका क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय में 2। ये क्या है, ओड फंक्शन, किसका, एफ ऑफ एक्स का। ये इसका ओड, इसी फंक्शन से हम इसका ओड फंक्शन भी बना सकते हैं और इसका इवन फंक्शन भी बना सकते हैं। क्लियर है भाई, इतना इतना क्लियर है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट। मैं एक बार इंक डाल लूं, एक मिनट रुक जाओ। एक होता है अपने पास इम्प्लीसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है भाई, एक अपने पास होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लीसिट। पहले हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2x कर दिया, दैट इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन। y की टर्म अलग पड़ी है, x की टर्म अलग पड़ी है। एक अपने पास इम्प्लीसिट फंक्शन होगा, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर, जैसे ये कर दिया, मैंने कर दिया कि वाई स्क्वायर
प्लस 2x² प्लस x इज इक्वल टू 0, दैट इज द इम्प्लीसिट फंक्शन। ये क्या रहेगा? इम्प्लीसिट फंक्शन रहेगा। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या रहेगा? इम्प्लीसिट। y की वैल्यू अगर अलग पड़ी है तो दैट इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन, और ये अपने पास क्या होता है? इम्प्लीसिट फंक्शन। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट अपने पास आता है इंक्रीजिंग फंक्शन। एक होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन इफ अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 है, देन f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 रहे तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर अपने पास ऐसे भी लिख देते हैं, और फिर अपने पास आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है भाई? डिक्रीजिंग फंक्शन अपने पास होता है इफ अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 है, तो आप जैसे ही x1 लगाएं, f लगाएंगे, वो लेस देन हो जाएगा, मतलब उनके साइन है ना चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ x1 ग्रेटर देन x2 की बजाय x1 लेस देन x2 होता, मैं जैसे ही f लगाऊंगी तो ये ग्रेटर का साइन आ जाएगा, यहाँ लेस का आया वहाँ ग्रेटर का आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं, जो भी साइन अगर चेंज कर देता है ना f लगते ही, एलिमेंट्स का आपने ले लिया, दो एलिमेंट्स ले लिए, उनको कंपेयर किया, जैसे ही f लगा अगर उन एलिमेंट्स का साइन को चेंज कर देता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर अपने पास उसके साइन को सेम रखता है, रिटेन रखता है, तो वो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट है भाई पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। मुझे पूरा फंक्शन कवर करना है अच्छे से, ऐसे टाइम पास नहीं करना है, जितनी भी टाइप हो सकते हैं सारे टाइप क्लियर करने हैं। नेक्स्ट है अपने पास पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन अपने पास क्या होता है? a function f is said to be periodic if, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे तो क्वेश्चन आता ही है। एक फंक्शन है f is said to be periodic function if, अगर आप f ऑफ x प्लस टी लो और वो अपने पास f ऑफ x आ जाए, तो ये t जो रहेगा ना, ये पीरियड होगा। इसका मतलब क्या है? इस फंक्शन की वैल्यू t के बाद दोबारा फिर रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियड क्या है? अपने पास t अपने पास पीरियड रहेगा इस फंक्शन का। क्लियर हो गया भाई? जैसे अपने पास अब मैं कुछ पीरियोडिक फंक्शन लिखवाऊंगी और उनका पीरियड भी आपको बताती चलूंगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, ठीक है? नोट में लिख सकते हो। मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रही हूँ। जैसे पहला है साइन एक्स, फिर लिख रही हूँ कोस एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। टेन और कोट को अलग लिख रहे हैं, टेन एक्स और कोट एक्स। ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और इनका पीरियड होता है 2 पाई। टेन और कोट भी पीरियोडिक होता है, लेकिन इनका पीरियड कितना होता है? पाई। क्लियर हो गया? इसका पीरियड 2 पाई, इनका पीरियड होता है पाई। ठीक है, नेक्स्ट में डालो, अगर अपने पास साइन ए एक्स का पीरियड कोई पूछ ले, ठीक है, अगर साइन ए एक्स का कोई पीरियड पूछ ले तो आपको पता है साइन एक्स का क्या होता है पीरियड? 2 पाई। जो मल्टीप्लाई में किया है ना उसका मोड से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस ए होता तो भी पीरियड 2 पाई बाय ए आता। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये होता साइन माइनस ए एक्स तो भी इसका पीरियड जो रहेगा वो क्या रहेगा? 2 पाई बाय में माइनस ए का मोड, यानी कि क्या रहेगा? 2 पाई बाय में ए। ये ध्यान रखना, मोड लेना होता है, नेगेटिव नहीं आता पीरियड में कभी। समझ में आया? नेगेटिव नंबर पीरियड हो ही नहीं सकता, उसका क्या करना होता है? हमें मोड लेना होता है हमेशा। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है? क्लियर है ये? अगर अपने पास यहीं पे आ जाता, मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, x बाय में a, ठीक है, तो इसका पीरियड क्या होगा भाई? हमें पता है साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। मैंने कहा था जो भी होता है उसको डिवाइड में करना, तो मैं जैसे ही इसको डिवाइड में करूंगी तो 1 बाय में क्या आ जाएगा? मोड ए। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई ए। ठीक है, ये ए है ना जो डिवाइड में वो ऊपर चला जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा पीरियड। क्लियर हो गया भाई? इतना क्लियर है? अगर मल्टीप्लाई में कभी भी आए, आपको साइन कोस कोसिकेंट टेन कोट का पीरियड पता है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई भी अगर रियल नंबर आता है तो आप इस तरह से उसको करेंगे। क्लियर होगा? ठीक है, नेक्स्ट भाई इसी के अंदर है, और भी पीरियड के लिखने हैं।
और एग्जाम्पल लिखिए। साइन की पावर nx, कोस की पावर nx, सीकेंट की पावर nx और कोसिकेंट की पावर nx। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और उनको फिर वही अलग से ट्रीट करेंगे। 10 कोट की पावर nx। इसके जो पीरियड रहेंगे ना भाई, इसका 2 पाई पीरियड रहेगा इफ n इज इवन, और पाई पीरियड रहेगा इन सब का, प्लस नहीं है, ये अलग अलग है। साइन की पावर nx का पीरियड 2 पाई रहेगा अगर n की वैल्यू इवन है, लेकिन अगर n की वैल्यू ओड है तो इसका पीरियड पाई रहेगा इफ n इज ओड। ठीक है, इन सब के पीरियड 2 पाई रहेंगे अगर n की वैल्यू इवन है, इन सब के पीरियड पाई रहेंगे अगर n की वैल्यू ओड है। इसमें अपने पास n इवन हो, n इवन और ओड, सब में क्या रहेगा इसका पीरियड, हमेशा पाई रहेगा। n इवन हो या n ओड हो, हमेशा क्या रहेगा, n इज इवन और ओड, पीरियड क्या रहेगा, हमेशा पाई रहेगा। क्लियर है, n की वैल्यू इवन रहे या ओड रहे, 10 और कोट की क्या रहेगी, हमेशा पाई रहेगी। ठीक है, फॉर ऑल n के लिए। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? ठीक है भाई, अगर यहीं पे ये आ जाए साइन x का मोड, या फिर कॉस x का मोड आ जाए, या फिर सीकेंट x का मोड आ जाए, या फिर कोसिकेंट x का मोड आ जाए, हमेशा इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। ठीक है भाई, क्या होगा इसका पीरियड, पाई होगा। लेकिन अगर 10 और कोट आ जाए तो भी पीरियड क्या रहेगा, हमेशा 10 और कोट में तो होता ही यही है। अगर 10x का आ जाए और कोट x का आ जाए तो भी क्या रहेगा, पाई रहेगा। इतना क्लियर है भाई, इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इनका अलग अलग आता है तो पाई रहता। अगर ऐसे आ जाए साइन x का मोड प्लस कोस x का मोड, या फिर आ जाए 10x का मोड प्लस कोट x का मोड, या फिर आ जाए सीकेंट x का मोड प्लस कोसिकेंट x का मोड, अगर ऐसे आ जाए, ये नहीं है साइन के साथ तुम सीकेंट लेके बैठ जाओ, साइन के साथ कोस आ जाए, 10 के साथ कोट आ जाए, या फिर सीकेंट के साथ, तो इनका जो पीरियड होगा वो पाई बाय 2 होगा। क्या होगा, पाई बाय 2। इनका पीरियड क्या रहेगा, पाई बाय 2 रहेगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा ना मैंने वहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी समझाने की कोशिश की थी, तो थोड़ा सा वहां से रिलेट कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है भाई, क्लियर है? और यहीं पे मैं एक और बता दूं, ये और स्टैंडर्ड है रिजल्ट, याद रख लेना। साइन के 4x प्लस में कोस की 4x आ जाए तो उसका भी पीरियड पाई बाय 2 होता है। ये आ जाए या साइन की 4x प्लस कोस की 4x आ जाए तो उसका भी पीरियड क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। क्लियर होगा? एक अपने पास आ जाए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका जो पीरियड होता है वो 1 होता है, यानी कि ये क्या बनेगा, फ्रैक्शन पार्ट बनेगा। फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया? शायद पीरियोडिक फंक्शन कंप्लीट हो गया इसके अंदर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और अभी जो करवाऊंगी वो भी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक फंक्शन कंप्लीट हो गया भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो हो गया है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बता देना, दोबारा कर लेंगे जो छूट गया है वो। नेक्स्ट अपने पास आता है काइंड ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट अपने पास आता है काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, काइंड ऑफ फंक्शन। काइंड ऑफ फंक्शन में पहला अपने पास क्या रहेगा, फंक्शन या तो 1 1 होगा, या तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, या फिर फंक्शन क्या रहेगा भाई, मैनी 1 रहेगा। क्या रहेगा, मैनी 1। थोड़ा सा ग्राफ से, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है अब आजकल पेपरों में ना, ग्राफ से रिलेट करके ही ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, पहले मैं ग्राफ से समझाती हूँ फिर डेफिनेशन लिखवाती हूँ। देखना, अगर हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, आप इस x एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइन लीजिए, कोई भी लाइन लीजिए, x एक्सिस के पैरेलल या ऊपर ले या फिर अपने पास नीचे ले। ठीक है, एटमोस्ट है ना, एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, कौन, ग्राफ। किसी का भी ग्राफ, जैसे मैंने फंक्शन दे देगा वो ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या, मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है। अगर किसी को नहीं बनाना आता तो x की जगह 0 रख के देख लेना, 1 रख के देख लेना, 2 रख के देख लेना, 3 रख के देख लेना। जो y की एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के, और y अपने पास आता रहेगा। अब मैंने x एक्सिस के पैरेलल में नीचे भी ले सकती हूँ और ऊपर भी ले सकती हूँ, कोई भी ले सकते हैं।
ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ? 2 पॉइंट पे। अगर हमें एक भी लाइन ऐसी मिल गई, ये तो बहुत सारी मिल रही है, अगर एक भी लाइन ऐसी मिल गई जो कट कर रही है एक से ज्यादा पॉइंट पे, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होगा। ठीक है, कहां से कहां नहीं होगा? अगर इस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है तो। समझ में आएगा? अगर मान लेते हैं इस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर का मतलब -∞ टू इन्फिनिटी है। अगर इस फंक्शन की डोमेन को मैं चेंज करके इतना कर दूं तो ये ग्राफ तो हट जाएगा, क्योंकि डोमेन में ही नहीं है चीजें। तो अगर मैंने इसकी कर दी 0 टू इन्फिनिटी, अगर ये रेंज कर दी, तो अब मैं कोई भी लाइन लेती हूँ, वो कितने पॉइंट पे कट कर रही है? मैक्सिमम या तो कर ही नहीं रही, या कर रही है तो एक पॉइंट पे। तो अब ये फंक्शन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। थोड़ा सा ये समझना, डोमेन को चेंज करने से फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, उस कंडीशन को चेंज किया जा सकता है। कंडीशन को चेंज करने से फंक्शन, जहां पे आप वही सेम फंक्शन 1 1 भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि ये मैनी 1 होगा, डिपेंड कर जाएगा किस पे? डोमेन पे। क्लियर है भाई? यहाँ देखना, मैंने डोमेन चेंज की है, फंक्शन यही है, सिर्फ मैं किसके साथ खेल रही हूँ? डोमेन के साथ। सिर्फ डोमेन को चेंज कर रही हूँ, एक बार रियल नंबर कर रही हूँ तो फंक्शन इज नॉट 1 1, और यही फंक्शन 1 1 हो जाएगा अगर डोमेन को चेंज कर दूंगी तो। क्लियर हो गया भाई? इतनी बात क्लियर होगी है। डोमेन को चेंज करने से भी फंक्शन 1 1 ऑन टू पे फर्क पड़ेगा, और फंक्शन को चेंज करोगे तब भी पड़ेगा। जैसे मैंने फंक्शन ये दे दिया, अब इसका ग्राफ हमें पता है कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, अब ऊपर से ले लूंगा कोई लाइन, कोई भी लाइन ले लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एटमोस्ट एक पॉइंट पे कट कर रही है। नीचे लूंगी तो भी एक पॉइंट पे कट करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही ना, तो दिस फंक्शन इज 1 1। किस पे है? डोमेन। हम इस पे रियल नंबर भी ले सकते हैं, रियल नंबर से छोटी भी ले लेंगे, जब बड़े पे है तो छोटे पे तो होगा ही। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये कहानी है पूरी 1 1 फंक्शन की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। वरना डेफिनेशन से तो कहाँ क्लियर हो पाता है। फंक्शन तो उस पूरा का पूरा फंक्शन तो डिपेंड ही ग्राफ पे है। ठीक है भाई? जैसे 1 1 चेक करना है तो आपको चेक करना है फॉर 1 1 एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, यहाँ पे बोलना है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 के लिए ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। ये क्या है? डोमेन की है, और ये किसकी है? अपने पास कोडोमेन के एलिमेंट है। तो दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम प्रूफ कर दे कि x1 इज इक्वल टू में x2 है, एक मिनट रुको, ये छोड़ो। अगर हम लेके चले कि इमेज के दो एलिमेंट इक्वल है, और हम प्रूफ कर दें कि डोमेन के भी दो एलिमेंट वो इक्वल होंगे, जिसकी इमेज इक्वल है वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट एफ इज 1 1। क्लियर हो गया? दूसरा, अगर अपने पास हम लेके चल पड़े एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, और हम प्रूफ कर दें कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। पर मैं ये कहूंगी कि इस मेथड की बजाय आप ग्राफ पे ज्यादा फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा ग्राफ बनाइए, उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया? और लिखना क्या है? अगर फंक्शन 1 1 है तो ये लिखोगे फॉर एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट एवरी लाइन, ये लिखोगे एवरी लाइन parallel to x axis, every line parallel to x axis cut the graph या intersect the graph at most 1 point, this implies that f is 1 1। अगर एक से ज्यादा पे कट कर रहा है, इज कट मोर देन 1 पॉइंट, इज नॉट 1 1। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, मैंने बताया एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे कट कर सकता, हो सकता है किसी भी पॉइंट पे कट ना करे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है अपने पास मैनी 1। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, इसका मतलब पक्का है कि वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? मैनी 1। उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? मैनी 1। यानी कि दो अपने पास ऐसे पॉइंट मिल जाए x1 और x2, ठीक है, जो एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हो? मैप हो रहे हो। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर 1 1 नहीं है तो वो फंक्शन कैसा होगा? जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मैनी 1 होंगे। 1 अगर मैंने रियल नंबर ले लिया तो यहाँ पे क्या कहोगे? 1 की इमेज भी 1 है
और -1 की इमेज भी क्या है 1 है, जबकि 1 नॉट इक्वल टू -1 और जो f(1) जो अपने पास f(1) है वो इक्वल आ गया f(-1) के, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। या तो आप ये काम करो, डोमेन के 2 एलिमेंट लेके चलो और उसकी रेंज क्या कर लो, डोमेन के 2 एलिमेंट लेके चलो और उसकी रेंज जो लोगे वो डोमेन के 2 एलिमेंट लेके चलो और उनकी इमेज क्या कर दो, सेम कर दो, तो ये अपने पास फंक्शन हो जाएगा नॉट 1 1। तो कैसा हो जाएगा फिर, मैनी 1। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट है अपने पास, एक होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, जो ऑन टू नहीं है तो फिर उसको इनटू होना पड़ेगा, जैसे इसमें जो 1 1 नहीं है तो फिर उसको मैनी 1 होना पड़ेगा। ठीक है, ऑन टू और इनटू में ये कहता है कि कोई भी फंक्शन लो। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन ले लिया f(x) x स्क्वायर, ये जो समझा रही हूँ इस पे ध्यान देना भाई मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे मैंने यही ले लिया फंक्शन और मैंने इसकी जो डोमेन है ना भाई, जो डोमेन है इस फंक्शन की वो मैंने ले ली रियल नंबर। ठीक है, मतलब फंक्शन R है, फंक्शन क्या दे रखा है R दे रखा है और फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है x स्क्वायर। तो फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है भाई, ऐसा बनेगा। तो इसके अंदर अगर डोमेन अपने पास रियल नंबर है, ऑन टू होने के लिए जो आपको डोमेन दी है उसकी जो रेंज होगी वो भी वही आनी चाहिए जो उसकी डोमेन है। ठीक है भाई, सॉरी जो उसकी हमने कोडोमेन है, ऑन टू होने के लिए फंक्शन को कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। कोडोमेन अपने पास क्या है, रियल नंबर, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, तो इसकी रेंज भी रियल नंबर आनी चाहिए, जबकि रियल नंबर है ही नहीं, ग्राफ तो कहाँ रह गया 0 to इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये यहाँ तो ग्राफ है ही नहीं, यहाँ तो ग्राफ है ही नहीं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल और लेती हूँ, हमने लिया था f(x) इज इक्वल टू में x, फंक्शन की डोमेन यही रहेगी, बस फंक्शन को चेंज कर दिया, फंक्शन क्या बन गया x बन गया। तो देखना ये फंक्शन ऐसे ही जाता रहेगा, तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या होगी -∞ to इन्फिनिटी, यानी कि रियल नंबर, और हमने इसकी जो कोडोमेन दे रखी है वो भी रियल नंबर। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा। एक भी पॉइंट, कोडोमेन का एक भी पॉइंट ग्राफ में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वह फंक्शन अपने पास हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, लिखेंगे कैसे, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। लिखते तो ऐसे है, समझ में आ गई ये बात, क्लियर होगी, ग्राफ से अच्छे से क्लियर होगी। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जो रेंज में ना हो, तो वो अपने पास होता है ऑन टू फंक्शन। और 1 1 क्या होता है, अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। 1 1 में होता है अपने पास जो भी हम पैरेलल लाइन, एक चीज और भी कर सकते हैं इसमें, अगर लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या लोगे, y एक्सिस के पैरेलल आपको क्या लेनी है, लाइन लेनी है, एवरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो वो है ना, उसमें था एटमोस्ट, इसमें एटलीस्ट एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए, एक से ज्यादा पे भी कर सकती है। ये कह रखा है कि कम से कम एक पॉइंट पे तो कट करनी ही चाहिए, एटलीस्ट एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए, एवरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। फिर बता देती हूँ, ऑन टू होने के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन देंगे और हम ये कहेंगे कि y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन लेते हैं वो कम से कम ग्राफ को एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो कट करनी ही चाहिए। ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए जो ग्राफ को एक भी पॉइंट पे कट ना करे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया होगा शायद, 1 1 और ऑन टू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, अब मुझे लिखवाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इनके, ताकि आपको एग्जाम में फिर चेक ही ना करना पड़े वो। तो मैं कुछ जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में आते हैं वो लिखवा देती हूँ कि 1 1 कौन से होते हैं और ऑन टू कौन से होते हैं। ठीक है, पहले लिखो भाई 1 1 फंक्शन के एग्जाम्पल। ठीक है, पहला 1 1 फंक्शन के लिए आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होते हैं, f(x) इज इक्वल टू में x। फिर अपने पास लिखनी है f(x) इज इक्वल टू में x की पावर अपने पास n इज ऑड, ये प्लस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी अपने पास क्या होती है। सेकंड आपको लिखना है, ये होगा सेकंड। थर्ड आपको लिखना है
कॉन्जुगेट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में दिस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है रेसिप्रोकल फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाए 1/x। ये सारे के सारे कैसे फंक्शन होते हैं, 1 फंक्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स मोड एक्स, दैट इज द, ये भी क्या होता है अपने पास एक्स मोड एक्स, ये फंक्शन भी कैसा होता है, 1 होता है। इसी में लिख लो भाई, ए की पावर एक्स आ जाए, ए की पावर एक्स आ जाए, ई की पावर एक्स आ जाए और log ई एक्स आ जाए, ये सारे 1 होते हैं। log ई एक्स आ जाए बस ऑन देयर डोमेन, जो उनकी डोमेन होती है उसके ऊपर ही 1 होते हैं, ठीक। साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाए और टेन हाइपरबोलिक एक्स आ जाए, साइन हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं ये 1 होते हैं अपने डोमेन पे। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब लिखो मैनी वन फंक्शन, नेक्स्ट आएगा मैनी वन फंक्शन, बहुत इजी हो जाएगा इन एग्जांपल से आपको। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन में पहला अपने पास आएगा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन। दूसरा अपने पास लिखना है तुम्हें, दूसरा होगा एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैज एट लीस्ट वन एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पता है क्या, आप एफ ऑफ एक्स को लिखोगे इज इक्वल टू 0, अगर उसकी एक भी 0 आ गई तो वो अपने पास क्या हो जाएगी, तो वो फंक्शन अपने पास मैनी वन हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट क्लियर हो गया इतना। फिर आता है ऑन टू फंक्शन, नेक्स्ट अपने पास आएगा ऑन टू फंक्शन। ये जो भी लिखवा रहे हैं उनके डोमेन के ऊपर की बात कर रहे हैं हम, जो उनकी स्टैंडर्ड डोमेन है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के पहले तो ओड डिग्री पोलिनोमियल, ओड डिग्री पोलिनोमियल, अगर ओड डिग्री की पोलिनोमियल है तो वो अपने पास क्या होता है, वो अपने पास ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन आर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास इवन डिग्री की, फिर क्या हो जाएगी, इनटू हो जाएगी, इवन डिग्री की क्या हो जाएगी, इनटू हो जाएगी। साथ साथ में लिख लो, इवन डिग्री की पोलिनोमियल होगी ऑन आर के ऊपर क्या हो जाएगी, इनटू हो जाएगी। मोड एक्स अगर आ जाए तो इनटू हो जाएगा। इफ इट्स, देख, मोड एक्स इज इनटू इफ इट्स कोडोमेन कंटेन नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू को कंटेन करती है उसकी कोडोमेन तो वो इनटू हो जाएगा मोड एक्स। साइन एक्स कोस एक्स इनटू होगा -1 और 1 से ज्यादा की अगर कोई भी टर्म होगी तो, ठीक है, उसके अंदर। क्लियर हो गया भाई इतना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट भाई, ये इतना ही था बस, इसमें दो। नेक्स्ट आते हैं काइंड ऑफ फंक्शन के बाद, मुझे करवाना तो ये स्टार्टिंग में चाहिए था पर मैंने करवाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि कुछ चीजें लास्ट में भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना, जो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। पहला, अगर f एक फंक्शन है a से लेकर b तक, मान लेती हूँ a की कार्डिनलिटी मेरे पास m है और b की कार्डिनलिटी मेरे पास n है, ठीक है। a की कार्डिनलिटी मेरे पास m है और b की कार्डिनलिटी सपोज कर लेती हूँ n है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है 2 की पावर, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। b की कार्डिनलिटी कितनी दे रखी है अपने पास, b की कार्डिनलिटी दे रखी है n की पावर m, ये क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। फिर अपने पास आते हैं टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, वो होंगे भाई n p m, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन रहेंगे वो क्या रहेंगे, n p m। कब, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m होगी। इसको खोलते कैसे हैं भाई,
n फैक्टोरियल बाय में n माइनस m का फैक्टोरियल। क्लियर हो गया है। इसी चीज को ये भी लिख देते हैं कि NCM और इंटू में कर देंगे यहाँ पे m फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और NPM भी लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर आता है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं अपने पास? समेशन r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस में r, और r की पावर कितनी हो जाएगी? m। और ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी n से। m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी, माइनस 1 की पावर n माइनस r, r की पावर m, r इज इक्वल टू 1 to n। ये अपने पास क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होती है? m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो माइनस 1 की पावर n माइनस r, r की पावर m, और r 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है। अब हम सारा पढ़ के आ चुके हैं। अब डेफिनेशन तो आपको अब तक फंक्शन की समझ ही आ गई होगी है। अब तो पूरा फंक्शन समझ में आ गया और ये पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। डेफिनेशन पता ही नहीं, क्योंकि मैंने तो बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? मेरे को ये था कि मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे। एक और रह गया कि F कंपोजिशन G जो होता है ना, वो नीड नॉट इक्वल टू G कंपोजिशन F होता है। क्यों होता है ऐसा? ये जो होता है, देखो F एक फंक्शन ले लिया हमने, जो G फंक्शन लेंगे ना, G फंक्शन लेंगे, वो B से C के ऊपर होगा। ठीक है, इसकी जो अपने पास कोडोमेन है, इसकी वो डोमेन बननी चाहिए, तभी कंपोजिशन डिफाइन होगा। तो अब मेरे पास यहां से मैं निकालूंगी तो ये मेरे पास क्या होगा? ये होगा, इससे डिफाइन होगा G कंपोजिशन F। मैंने ये X कहाँ से लूंगी? A से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? G ऑफ B आ जाएगा, और वो क्या होता है अपने पास? C। क्लियर हो गया? इस तरह से डिफाइन होगा। ये तभी डिफाइन, दोनों चीजें तभी डिफाइन हो सकती है जब इस, देखो अपने पास हमने G कंपोजिशन F तब डिफाइन होगा जब F की जो अपने पास कोडोमेन होगी वो G की डोमेन बन जाए। F की जो कोडोमेन है वो G की अगर डोमेन बन जाए तो ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। तभी हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर हो गया भाई? ठीक, नेक्स्ट। अब हमें चलना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन। देखो भाई, ये अपने पास होती है डोमेन और ये अपने पास होती है कोडोमेन, और ये मैंने ले ली उसकी रेंज। भाई फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ ऐसे कोई दो एलिमेंट ना हो। पहली बात, यहाँ कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज ही ना हो। ठीक है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो, इसकी इमेज A है, इसकी इमेज B है। एक ही आदमी दो तरह का नहीं दिख सकता। तो अगर एक आदमी क्या दो तरह से दिख सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो आदमी एक तरह के दिख सके। दो सेम आदमी एक तरह की हो सकती है, लेकिन एक ही आदमी दो तरह से कैसे हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आदमी दिल्ली भी है और हिसार भी है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। सेम टाइम पे एक आदमी दिल्ली भी है और हिसार भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। समझ में आया? फंक्शन ही नहीं होगा, बट वो रिलेशन बन जाएगा, बट इट इज रिलेशन। एक तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई है, कि एवरी फंक्शन रिलेशन होंगे, बट एवरी रिलेशन फंक्शन हो ये कोई जरूरी नहीं है। नोट बना के लिख लो। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। समझ में आया? एवरी फंक्शन होंगे वो रिलेशन होंगे, बट रिलेशन हो वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये रिलेशन तो बनेगा लेकिन ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया है।
और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मैं करवा सकती थी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करवाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं जो बचा हुआ पोर्शन अगर कुछ रह गया होगा तो उसकी दोबारा कोई छोटी सी एक वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है भाई, हमने इसके अंदर मैं थोड़ा सा पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहले हमने पढ़ा कि फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक अपने पास अलजेब्राइक होता है, एक ट्रांसीडेंटल होता है। फिर मैंने अलजेब्राइक फंक्शन के 3 टाइप बताए, फिर ट्रांसीडेंटल के 6 टाइप बताए। उसके बाद हमने किया था काइंड ऑफ द फंक्शन होगा, काइंड ऑफ द फंक्शन किया था कि उसके बाद हमने किया था पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। मैंने सारे के सारे टाइप पीरियोडिक फंक्शन के पहले डेफिनेशन बताई, फिर ये बताई कि किन फंक्शंस का पीरियड क्या होता है। देन मैंने आपको काइंड ऑफ फंक्शन बताया जिसके अंदर मैंने बताया कि फंक्शन 1 1 कब होगा, मैनी 1 कब होगा, फंक्शन ऑन टू कब होगा, इन टू कब होगा। फिर उसके बाद हमने किया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं। फिर मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होते हैं। फिर मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं। फिर उसके बाद हमने किया कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन और देन सबसे लास्ट में हमने किया डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गई है? तो ये अपने पास कंप्लीट चैप्टर हो गया है फंक्शन का। और आप इनको अच्छे से इनसे रिलेटेड जितने भी अपने क्वेश्चन हो उन क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखना। और 99% श्योर कि सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू।